नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी के हमारे करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस के प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी। आज हमारा सेशन नंबर 44 आ चुका है। 7 अगस्त के हम एडिट्स इसमें कवर करेंगे। पहला एडिट होगा रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ को खत्म करके भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। इंडियन हॉकी के स्वर्णिम दिन लौट आए। प्राइमरी स्कूलों को जल्दी से शुरू करो क्योंकि बहुत नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। और दक्षिण एशिया और डिजिटलाइजेशन की उसकी दौड़। आप सभी सिंसियर स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए हमारी जो साइट है सिविल्स तपस्या की civils.pteducation.com, उसी पर आपको इस आज के सेशन के प्रेजेंटेशन का डाउनलोड भी मिलता है। वो लिंक आपको डाउनलोड में कमेंट में मिलेगी। साइट पर जाइए, बहुत अच्छा रीडिंग कंटेंट है, यही हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। पूरी साइट को देखिए, आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। आप ही के लिए सब हमने तैयार किया है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इसका डाउनलोड भी लिंक सीधे आपको वहीं ले जाएगी। ये रहा आज का अखबार 7 अगस्त का, और इसमें से हम ये 4 एडिट्स लेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए ऐसे के ऐसे बहुत यूजफुल होंगे। तो शुरू करें भैया। ये रहा पहला एडिट। प्रीलिम जीएस 2, 3 और ऐसे में आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। रिवाइंड टू फास्ट फॉरवर्ड। तो इसमें ये कहते हैं कि भैया हम रिवाइंड का बटन दबा रहे हैं ताकि फास्ट फॉरवर्ड कर पाएं। रिवाइंड कर रहे हैं 2012 पे। वहां प्रणब मुखर्जी साहब द्वारा लाए हुए कानून को हम आज खत्म कर रहे हैं ताकि तेजी से देश आगे बढ़ सके। फाइनली सेंस प्रिवेल्स ऑन रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ। अंततः भारत में पूर्वव्यापी या भूतलक्षी प्रभाव से जो कर कानून बनाया था उसको हमने समाप्त कर दिया। 100% एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अपनी तैयारी पूरी रखिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये तो सवाल बनेगा ही बनेगा। हो सकता है पूरा ऐसे ही आ जाए। बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये एक बहुत ही लंबी और दर्दनाक कर कराधान की लड़ाई अब समाप्ति की तरफ है। वोडाफोन के लिए ये लड़ाई 14 साल से चल रही है। दूसरों के लिए 2012 से चल रही है। एंड आफ्टर अ जायंट टेलीकॉम फर्म वोडाफोन इंडियाज ऑपरेशन केम क्लोज टू कोलैप्सिंग। तो ये लड़ाई तब समाप्त हो रही है जब वोडाफोन आइडिया नाम की टेलीकॉम कंपनी मौत के मुंह में जा चुकी है। एक तरफ तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, उसमें ये फंस गए 60,000 करोड़ के आसपास का, और दूसरा इसमें इन पे इतना लंबा चौड़ा 20,000 करोड़ से ज़्यादा का, तो ये दोनों में बेचारे पिस गए। 5 अगस्त को अचानक से बिना किसी पूर्व सूचना के भारत सरकार का मूड बदल गया और भारत सरकार ने, यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मैडम ने यह कहा कि वी आर गोइंग टू चेंज द टैक्स लॉ। कर कानून को अब हम बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्क्रैप समथिंग। हम किसी एक चीज को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। किस चीज को? रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स प्रोविजन। पूर्वव्यापी या भूतलक्षी या पुरानी तारीख से जो लागू होते हैं कानून, खतरनाक कानून होते हैं। आज आपने बोला कि यह कानून 50 साल पहले से लागू होगा तो बिजनेसमैन तो मर ही जाएगा बेचारा। उसने प्लानिंग थोड़ी कर रखी। पिछले सालों की कौन प्लानिंग करता? आने वाले सालों की होती है। तो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स प्रोविजंस जो 2012-13 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने लेजिस्लेट करवाए थे, उसको अब हम समाप्त कर रहे हैं। तो उस अमेंडमेंट को खत्म करने के लिए लोकसभा से नया अमेंडमेंट पारित करवा लिया। समझ में आ गया? उस कानून के आधार पे जो प्रणब मुखर्जी साहब ने यूनियन बजट में धीरे से अंदर खसका दिया था, एक 17 नई इनकम टैक्स की डिमांड अलग अलग कंपनियों पे आई थी, जिनमें सबसे बड़ी थी वोडाफोन और कैन पे डिमांड। और ये उन सौदों पे थी जो उस कानून के बनने के बहुत सालों पहले हुए थे रिट्रोस्पेक्टिवली। उस समय अपोजिशन में बीजेपी थी। अरुण जेटली साहब चीख चीख के कहते थे ये कर आतंकवाद है, ये कर आतंकवाद है और ये तो तुरंत खत्म होना चाहिए। लेकिन जैसे ही जेटली जी सत्ता में आए और फाइनेंस मिनिस्टर बने, वो उसी रास्ते पे आगे चलने लग गए और बल्कि इन कंपनियों से टैक्स वसूल करने के लिए उन्होंने जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दी। और सारे भारतीय कोर्टों में भारत की सरकार, उसके बाद ये पहले तो मामले सुप्रीम कोर्ट में हार गए थे, तभी प्रणब जी ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट लाए थे। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड भी भारत सरकार के खिलाफ चले गए। जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक थे वो हमेशा भारत में आना तो चाहता है सब, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी उभरती इमर्जिंग इकोनॉमी तो है ही और फ्यूचर की कहानी तो है ही, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। लेकिन वो आते थे तो हमेशा शिकायत करते थे कि भाई आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ कहाँ है? अगर आपने कल को हमारे साथ भी ऐसा किया तो हम कहाँ जाएंगे? उस पर सरकार कुछ बोलती नहीं थी। सरकार ने पिछले 7 सालों में इस कानून को स्क्रैप क्यों नहीं किया, ये जवाब सरकार ने आज तक नहीं दिया। इसका रीजन किसी को नहीं पता, जबकि सरकार खुद, मतलब उस वक्त जेटली जी खुद बोलते थे इसको खत्म करो, लेकिन आज ये हो गया, विच इज गुड। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ गुड स्टेप।
हुआ ये कि दिसंबर 2020 तक एक बहुत ही कॉम्बैटिव केर्न और वोडाफोन ने, कॉम्बैटिव है ना, वो लोग आसानी से हार नहीं मान रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ देश के बाहर आर्बिट्रेशन अवार्ड जीत ली और वो उन्होंने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की छतरी के नीचे किया, क्योंकि ये जिन देशों की कंपनियां थी उनके साथ भारत के पहले द्विपक्षीय निवेश संधियां होती थी। सरकार ने 2016 में यूनिलैटरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे के सारे बीआईटीज को स्क्रैप कर दिया था, लेकिन जब तक ये वैलिड था तब तक तो था, उसमें ये लोग जीत गए। सरकार ने तब भी हार नहीं मानी, सरकार ने बोला हम तो अपील करेंगे अपील करेंगे अपील करेंगे और हम तो हमारा राइट टू टैक्स को डिफेंड करेंगे। और हमने ऐसा कब बोला था कि हम इस तरह के आर्बिट्रेशन के लिए ओपन रहेंगे, कहाँ लिखा हुआ है बताओ। बीजेपी ने फाइनली 2012 का अपना वादा पूरा कर दिया कि मैं इस तरह के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ को खत्म करूंगा, लेकिन ये इसलिए हुआ है क्योंकि कैन उससे लड़ता रहा और फ्रांस की एक कोर्ट ने पेरिस में भारत सरकार के एसेट्स को जब्त करने का आदेश दे दिया था, इसलिए ये अचानक से मन बदला होगा, ऐसा हिंदू का एडिटर कहता है। अब भारत सरकार ये बोल रही है कि तुमसे हमने जितना टैक्स लिया सारा वापस ले जाओ भाई, लेकिन तुमको ना पेनल्टी देंगे, ना इंटरेस्ट देंगे, ना लीगल डैमेजेस। अब वही अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो क्या कैर्न एनर्जी इसको मानेगा? देखिए जनरल सच्चाई क्या है, टैक्सेशन और टैरिफ की वर्तमान सरकार की नीतियां तदर्थ नीतियां हैं, एड हॉक हैं, वो कभी भी बदल जाती हैं। फिर वो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हो या पिछले 5 साल से लगातार हजारों प्रोडक्ट्स पे बढ़ने वाले आयात प्रशुल्क हों या जीएसटी के रेट्स और रूल्स हों, कहीं ना कहीं एक बहुत स्टेडी सिस्टम और सोच का अभाव दिख रहा है। तो सरकार को टैक्स सिस्टम की विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित अब वैश्विक निवेशकों के लिए करना होगा। ये कदम अच्छा उठा लिया, बाकी के कदम भी जल्दी उठाए जाएं। हिंदी में सब कुछ आपके लिए दे दिया, अच्छे से पढ़िए समझिए, ये आपके लिए समरी है, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और आपकी जो समरी है वो जरूर कमेंट में लिखिएगा। इस पूरे खेल के जो जो अदाकार रहे हैं सबकी तस्वीरें आपके सामने हैं। प्यारे दोस्तों, 23 अगस्त से हमारा लाइव कोर्स शुरू हो रहा है, सारी जानकारी इस लिंक पर है, जरूर 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 एनरोल कीजिए। इससे बेहतर आईएएस की 2022 की तैयारी का कोर्स आपको नहीं मिलेगा। आप सारे फीचर्स देखें, समझें, हमारी टीम से बात करें, आप ज़रूर एनरोल करेंगे और एक अद्भुत यात्रा शुरू होगी। आपको बहुत मज़ा आएगा, हिंदी इंग्लिश में इसमें हम पैरेलल पढ़ाते हैं। वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल द लर्निंग नीड्स, सो आई वेलकम यू। आज का दूसरा एनालिसिस तैयार है। हॉकी में भारत का सितारा फिर से बुलंदियों की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रीलिम्स में, GS4 में, ऐसे में आपको काम आ सकता है। तो भारतीय हॉकी में बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हो रही हैं, वो मेंस टीम हो या विमेंस टीम हो, दोनों ने कमाल कर दिखाया है। और जिस तरह से ग्लोबल लेवल पर एक परफॉर्मेंस हम दे रहे हैं, ये आने वाले सालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि जो जेंडर डिवाइड को मिटाने का काम हमारी टीमों ने किया है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। भारत जैसे देश के लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती है, जहाँ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऐतिहासिक रूप से अपने निचले स्तर पर चल रहा है। भारतीय हॉकी ने 1950, 60 और 70 के दशक में एक स्वर्णिम युग देखा हुआ है, लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल हॉकी के पूरे तौर तरीके बदल गए और हमारे हॉकी प्लेयर्स उसके साथ कोप अप करने की कोशिश में थोड़े पीछे रह गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। टोक्यो ओलंपिक 2020 हमारे लिए एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। एक पूरी नई एनर्जी और एक नई चमक, भूतकाल के चैंपियंस की पूरी चाल में अब आ चुका है। Everyone awaited when the legacy of legends such as ध्यानचंद, मोहम्मद शाहिद and धनराज पिल्ले would be resurrected, यानी पुनर्जीवित करना। तो पूरे भारत के लोगों को उस दिन का इंतज़ार था जब भारत के हॉकी के ऐसे महान नायकों की विरासत को पुनर्जीवित किया जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस ने सारी लाइमलाइट चुरा ली, लोगों का ध्यान चुरा लिया। 41 साल बाद हमारे प्लेयर्स ब्रॉन्ज जीत कर आ गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और विमेंस टीम भले ही जीती नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से जज्बे का परिचय दिया वो एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल रहा है। कोच ग्राहम रीड हैज बीन एबल टू टर्न हॉकी अराउंड एंड इंडियंस आर चीयरिंग दिस वंडरफुल गेम ऑफ मैजिकल रेस, स्प्रिंटिंग फीट, स्टिक्स एंड स्पीडिंग बॉल। क्या बढ़िया फ्रेज है। बोथ मेन एंड विमेन हैव डन वेरी वेल एंड मिस द ब्रॉन्ज बाय स्मॉल मार्जिन। हमारी महिलाओं की बात हो रही है जिन्होंने इतना अच्छा जज्बा दिखाया, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत माइनर मार्जिन से हार गए। लेकिन अगर हम देखते हैं तो चौथे प्लेस पर जो हम इसमें आए वो तो 1960 के रोम में मिल्खा सिंह वाली परिस्थिति
और 1984 के लॉस एंजलिस गेम में पीटी उषा की जो परिस्थिति थी ये बिल्कुल वैसी की वैसी है। पिला विला कंटी थेक्के पराम्बिल उषा भारत का बहुत बड़ा रोल मॉडल रही हैं। इंडिया नाउ हैज आवर हॉकी हीरोज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द जेंडर डिवाइड। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए शायद ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे हीरोज जो हैं लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं, लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो भैया। बट ऑल घोस्ट्स ऑफ मिसोजिनी, लेकिन फिर हमने क्या देखा कि महिलाओं से नफरत के जो पुराने भूत हैं, गरीबी के भूत हैं, जातिवादी भूत हैं, ये सब अभी भी जिंदा हैं। अरे भाई, वो महिला हॉकी खिलाड़ी के घर के सामने कुछ तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने गंदी गंदी गालियां बकी और ये बोला कि भाई तुम ही लोगों की वजह से हारे। मतलब किसी दूसरे देश में ये अविश्वसनीय है कि एक नेशनल हीरो के साथ ऐसा होगा, लेकिन हुआ ना। अब ये तो सारी बातें डॉक्यूमेंटेड हैं। भारत को एक देश के रूप में इससे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो पूरा जातिवाद में हम उलझ गए, हिंदू का एडिटर ये क्लियर वार्निंग दे रहा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया, ओडिशा सरकार ने बहुत सपोर्ट किया और जो कोच हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो भारतीय हॉकी के अच्छे दिन आ गए हैं। शायद अब यहाँ से आगे अगले 10 से 12 सालों में हम गोल्ड मेडल की एक बहुत रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हमारी हॉकी के प्लेयर्स के लिए, बोथ विमेन एंड मैन। जरा कुछ प्यारी प्यारी बातें कमेंट थ्रेड में दोस्तों ज़रूर पूरे खुशी के साथ लिखिएगा। तो शुरुआत हो गई है गोल्डन एज की और अच्छा है, हम सभी के लिए जोश की बात है। सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़ें। ओपन द प्राइमरी स्कूल्स नाउ, मच इज़ लॉस्ट ऑलरेडी। बहुत ही खतरनाक एडिट है भैया, GS2 में बहुत काम आ सकता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में छोटे बच्चों के स्कूलों का बहुत लंबे समय तक बंद रहना जड़ से उनको पूरी तरह से खोखला कर देगा। इसलिए जल्दी से जल्दी स्कूलों को शुरू करो, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। वैसे हो तो गई है देर। अर्थव्यवस्था को हमने खोल दिया, होटलों को खोल दिया, मॉल्स को खोल दिया, लेकिन स्कूलों को हम खोलना ही नहीं चाहते हैं 16 महीने से। हाँ, 11वीं 12वीं के लिए कभी कभी खोल देते जब एग्जाम्स की बात आती है, लेकिन बाकी तो सब बंद है। जो सबसे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, उनके सबसे महत्वपूर्ण सीखने के जो क्रूशल फॉर्मेटिव ईयर्स थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। भाई 16 महीने तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, और अभी आगे की कोई क्लैरिटी नहीं है। अल्टीमेटली जो इन पर्सन स्कूल लाइफ होती है, मतलब जो भौतिक स्कूल का जीवन होता है, बच्चा स्कूल जाता है, लोगों के साथ बैठता है, पढ़ता है, असली शिक्षा तो वहीं होती है। आप वहाँ शेयरिंग सीखते हैं, वेटिंग सीखते हैं, नेगोशिएटिंग सीखते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग सीखते हैं। ये बातें आप ऑनलाइन में ना कोई पढ़ा सकता है ना आप सीख सकते हैं। ये तो ह्यूमन स्किल्स है। तो ये बच्चे ये सारी स्किल मिस कर गए। अब गरीब बच्चों की बात कीजिए, मतलब भारत के 60 से 70% बच्चे ये स्कूल जाते थे तो इनको भोजन मिलता था, मिड डे मील, वो सब बंद पड़ा हुआ है। मतलब बहुत पार्शियली ही अभी तो फुलफिल हो पा रहा है। जिन बच्चों के घरों में हिंसा बहुत होती थी, स्कूल उनके लिए टेम्पररीली सुरक्षा, तो एक मेंटल सैनिटी बनी रहती थी। और जिन लोगों के माता पिता शिक्षित नहीं थे, उन बच्चों के लिए तो लर्निंग का सिर्फ एक जरिया था और वो था स्कूल। अब आप सोचिए दोस्तों, ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे कुछ ही महीनों में, इन बच्चों की पूरी शिक्षा हो गई 0। तो ये तो माइनस में चले जाएंगे। इन्होंने जो पढ़ा है वो भी सब भूल जाएंगे। इसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पे कोई बहस ही नहीं है। आप बताइए, टॉप के जितने 50 पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनमें से किसने ये मुद्दा उठाया? भाई, तो आज के बाद जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो हम ये न भूलें दैट देयर आर वेरी बिग होल्स इन इट नाउ। यदि लर्निंग के लॉसेस जुड़ते हैं ना, तो अल्टीमेटली ये लोग नौकरी करने के लायक ही नहीं बचेंगे, क्योंकि वो स्किल्स इन बच्चों के पास खत्म हो जाएगी। पेरेंट्स के ऊपर डबल लोड आ गया है, क्योंकि स्कूल के क्लोजर की वजह से पूरे समय बच्चे का ध्यान रखो और उसको घर पे पढ़ाओ। और ये तब जब लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, इनकम कम हो चुकी है, इन्फ्लेशन बढ़ने से नेट इनकम घट रही है, और बहुत सारी माताओं ने अपनी नौकरियां इस चक्कर में छोड़ दी और वैसे भी नौकरियां चली गई। एक फैमिली लेवल पे सोचिए दोस्तों, कितना भयंकर दबाव भारतीय समाज पे बना है। ये ऑथर्स कहती हैं कि स्कूलों को जल्दी से शुरू करो, आप अनसाइंटिफिक हो गए हो, साइंटिफिकली ये सब सेफ है। आते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी अनुशंसा की कि सबसे पहले बड़े स्कूल नहीं, बड़ी क्लासेस नहीं, छोटी क्लासेस को चालू करो, और उसके पहले आप सिर्फ इतना इंश्योर कर लो, सारा सपोर्ट स्टाफ इंक्लूडिंग टीचर्स, इनको दोनों टीके सबसे पहले लग जाएं, दोनों डोज टीके के सबसे पहले लग जाएं। और बच्चे जो हैं
साइंटिफिकली सबसे कम रिस्क में है, ये प्रूव हो चुका है। WHO एम्स के सेरो सर्वे ने भी ये बताया कि 18 से कम के बच्चों में 50% में तो कोविड-19 की एंटीबॉडीज गांवों शहरों में दोनों में थी। ओपनिंग अप ऑफ स्कूल्स तुरंत 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 आज से होना चाहिए, खासतौर पर प्रायोरिटी में जिन राज्यों में, शहरों में, क्षेत्रों में कम्युनिटी लेवल इन्फेक्शन बहुत कम चल रहा है। इसका मतलब पैन इंडिया एक ऑर्डर मत लाओ, ये अलग अलग जगह आप अलग अलग ढंग से करो। ओपनिंग अप आसान नहीं होगा, ये बात सत्य वचन है, तैयारी बहुत करनी पड़ेगी। तैयारी का बहुत शानदार फॉर्मूला दिया है। सरकार को क्या करना चाहिए स्कूलों को ओपन करने से ठीक पहले, और इसके लिए 16 महीने मिले हैं तैयारी के, सारे स्कूल स्टाफ को प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन के लिए बुलाओ। ये चेक करो कि दोनों डोजेस के बीच का गैप जैसे हेल्थ केयर वर्कर के लिए कम किया, क्या ये स्कूल के स्टाफ के लिए कम कर सकते हैं? पेरेंट्स को आगे बढ़ के बताओ कि स्कूल भेजने में खतरा बहुत कम है और बच्चों में इस बीमारी की सीवियरिटी हमेशा कम ही होती है। पेरेंट्स पे जिम्मेदारी डालिए कि बच्चे की हेल्थ की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करें और जो बीमार हो जाए उसको स्कूल ना भेजें। प्राइमरी स्कूल्स की स्टैगर्ड ओपनिंग कीजिए। भाई आज सेक्शन A, C, E चलेगा, कल सेक्शन B, D, F चल, आप समझ रहे हैं ना, इस तरह से स्टैगर करो, लेकिन उसको कम से कम हफ्ते में कुछ दिन तो स्कूल बुलाओ छोटे बच्चे को। कंटिन्यू विद द हाइब्रिड लर्निंग मॉडल फॉर पेरेंट्स हु डू नॉट वांट टू सेंड टू स्कूल। Go for outdoor classes whenever it is not raining etc. Masking, hand hygiene, proper ventilation. विज्ञान ने यह पता किया है कि सिर्फ पेडेस्टल फैन अगर बहुत ढंग से घूमता हुआ चलता है तो वो इस वायरस को पूरी तरह कमरे से बाहर कर देता है। तो ये सब करके हम बच्चों के भविष्य को क्यों नहीं बचा रहे हैं? लॉन्ग टर्म मेजर्स तो हैं, आपको GDP का इतना % लगाना है वगैरह हेल्थ में, वो लॉन्ग टर्म है। आज की बात करो, बच्चों को अब यहां से आगे अलग थलग रखना इस देश के भविष्य के लिए बहुत महंगा साबित होने वाला है। और 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के फेर में मत डालो, वो पढ़ नहीं सकता है, उस चक्कर में उसका शिक्षा से मोह भंगी ना हो जाए कहीं। और सारे लोगों का पूरा वैक्सीनेशन होने में तो कई बरस लगने वाले हैं भारत में, तब तक क्या इनको घर पे रखोगे? दुनिया में कोई भी चीज़ रिस्क फ्री नहीं है, मैनेज करते आना चाहिए। एडल्ट्स अपनी तरफ से थोड़े ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहें। जो एडल्ट्स बेवजह यहाँ वहाँ घूम रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गए, इन्फेक्शन तो वो ले लेके घर में आ रहे हैं ना, बच्चे थोड़ी। सैडली जैसे कोविड के अलग अलग फेजेस में ऑक्सीजन और मेडिसिन के लोग दर दर ठोकरे खाते रहे, उसी तरह आज शिक्षा केवल प्रिविलेज लोगों का एक्सेस बन के रह गई है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इन पर्सन स्कूलिंग शुड बिगिन इमीडिएटली। बच्चे कभी भी सुपर स्प्रेडर नहीं होते, स्कूल कभी भी हॉटस्पॉट्स नहीं होते। और एक हफ्ते में अगर कोई बच्चा 10, 20, 25 घंटे भी स्कूल जा पाया या 10, 15, 20 घंटे भी स्कूल जा पाया तो उसका तो पूरा जीवन ट्रैक पर आ जाएगा। और ये आपने नहीं किया तो उस बच्चे का पूरा लर्निंग का जीवन ट्रैक से उतर जाएगा। दोस्तों, चेतावनी तो बड़ी गंभीर है भैया। हिंदी में पूरा एनालिसिस हमने दे दिया है। सेशन को लाइक और शेयर कर लेना दोस्तों। अभी तक के जितने भी सेशन हैं आपको सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। और उसके अलावा अब तो सिविल तपस्या की साइट में हम पूरा डाउनलोड दे रहे हैं, वहाँ और बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, पढ़ते रहिए। समरी आपके सामने है, आपके शब्दों में समरी निकालिए और वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। आज के चौथे एनालिसिस पर आ गए, प्रीलिम GS 2-3 ऐसे दक्षिण एशिया में आ रहा क्रांतिकारी डिजिटल परिवर्तन। अपने आप में एकदम यूनिक टॉपिक है, आज तक मैंने ऐसा टॉपिक पढ़ा नहीं, इसलिए ये लेने में तो बहुत मज़ा आएगा। तो प्यारे साथियों, दक्षिण एशिया का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वहाँ प्रॉस्पेरिटी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि सब लोग मिलकर, सारे देश मिलकर अगर एक होकर डिजिटल रेवोल्यूशन को बढ़ावा देंगे तो हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। दक्षिण एशिया के 8 देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका जो हैं, ये पैंडेमिक के दौरान आपस में कोविड को लेके इन्होंने कोऑपरेशन भी किया और डिजिटलाइजेशन भी इन 8 देशों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। कैसे? आप देखें ना, रिमोट वर्किंग कर रहे हैं, एजुकेशन डिजिटल, और इंटरनेट का पेनिट्रेशन धीरे 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 डीप होने लग गया। दक्षिण एशिया में पब्लिक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा से 8 देशों में कमज़ोर रहा है। और आज अगर हम ये बोलते हैं कि पैंडेमिक नहीं आया होता तो क्या ये हमारा पब्लिक हेल्थ कभी भी डिजिटल होता? तो उसका जवाब होता नहीं। लेकिन इस पैंडेमिक की महामारी ने इन 8 देशों में कहीं कम कहीं ज़्यादा डिजिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ को बल दे दिया है। तो ये तो बहुत बिग मोमेंट है। ऑथर ऐसा कहते हैं कि दिस इज अ वेरी बिग मोमेंट। भारत ने नेशनल डिजिटल हेल्थ
मिशन का पूरा पूरा मैच्योरिंग होता देखा। हर व्यक्ति के हाथ में यूनिक हेल्थ आईडी सरकार देना चाहती है, आधार से लिंक करके। पैरेलल में इन 8 देशों में ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ा। बांग्लादेश में ऑनलाइन सेल 70% बढ़ गई। दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे गरीब प्रदेशों में से है, क्षेत्रों में से है, और यहाँ हैव्स और हैव नॉट्स के बीच की इंटरनेट और डिजिटल की दूरी बहुत बड़ी है। भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जिस आबादी के पास इंटरनेट सच्चे अर्थों में नहीं है, 50, 59, 65%। दक्षिण एशिया की महिलाओं और बच्चों के पास बहुत सारे ऐसे सोशल प्रोटेक्शन मेजर जो ऑनलाइन चले गए, वहां तक की पहुंच ही नहीं बन पाई। भाई आप तो जानते ही है ना कि अभी हमने बात की थी शिक्षा में, गरीब बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंच रही, स्मार्टफोन नहीं है, टैब्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है, घर में सिर्फ एक ही कमरा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये मेन स्ट्रीम से बाहर हो गए जब पिछले 18 महीने में हेल्थ, एजुकेशन, मॉनेटरी सपोर्ट ये ऑनलाइन चला गया। अब इसकी वजह से जो जोखिम है पूरे दक्षिण एशिया के 8 इस देशों की सूची में, वो 8 देशों में रिस्क ये है कि करोड़ों लोगों का परमानेंट लॉस ऑफ लर्निंग हो सकता है। चाइल्ड मैरिज का रेट बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे बच्चे चाइल्ड लेबर में वापस आ गए, और ये तो हो ही रहा है। जो छोटी कंपनियां हैं दक्षिण एशिया की, बहुत सारी छोटी कंपनियां खुद को कभी भी डिजिटल कर ही नहीं पाई, वो अडेप्ट ही नहीं कर पाई डिजिटल ऑनलाइन में, और एक्चुअली बंद ही हो गई। और इनमें सबसे ज़्यादा बंद होने वाली कंपनियां वो थी जिनको महिलाएं चलाती थी। तो इसका सोशल एम्पावरमेंट का एंगल भी बहुत नेगेटिव हो गया ग्लोबली। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया डिजिटल तो हुई है, और सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने यह साबित भी किया है कि इसको सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं। चाइना के ई कॉमर्स की तो कहानी ही अलग है। डिजिटल बूम आसियान में इतना तेजी से, 10 देश हैं आसियान में, आपको पता ही है। भारत में रिपब्लिक डे पे 10 के 10 हमारे चीफ गेस्ट थे। तो बताइएगा किस वर्ष में भारत ने सबको बुलाया था। वो तो अब कॉमन मार्केट की बात करने लग गया, यूरोपियन यूनियन के जैसे। डिजिटल बांग्लादेश विजन 2021 ये बोलता है कि बांग्लादेश को प्रॉस्परस डिजिटल सोसाइटी बनाएंगे। भारत में डीबीटी जो है पूरा पूरा आजकल ऑनलाइन हो गया है। ई कॉमर्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी भारत में नए नए इंडस्ट्रीज़ को जन्म दे रही है, बिल्कुल अलग तरह की नौकरियां बन रही हैं। पाकिस्तान में अगर फाइनेंस का डिजिटलाइजेशन हो जाए तो वहाँ के जीडीपी को 7 से 8% से ज़्यादा गति मिल सकती है। चैलेंजेस इन साउथ एशिया आर द लीगल, रेगुलेटरी एंड पॉलिसी गैप्स। एक तरफ है सही कानून नहीं बने, विनियमन नहीं बने, नीतियां नहीं बन पाई, और दूसरी तरफ है कि लोगों में ही डिजिटल स्किल्स नहीं। ये दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों फ्रंट पे साउथ एशिया के चैलेंज हैं। फाइनेंसिंग की बहुत ज़रूरत है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाए। और अगर ई कॉमर्स बनाना है तो 8 देशों में कस्टमर प्रोटेक्शन, राइट्स रेगुलेशन, डिजिटल लिटरेसी और साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाना होगा, ई कॉमर्स को अगर बढ़ाना है तो। दक्षिण एशिया ने अपने आपस के व्यापार को तो अभी तक सही ढंग से एक्सप्लॉइट ही नहीं किया है। इंटर रीजनल ट्रेड पोटेंशियल ही नहीं है, और हर साल अरबों डॉलर लोग गंवा रहे हैं, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर करेंसी फ्लो पे हर तरह की पाबंदी। आप देखिए ना, भारत पाकिस्तान के बीच में ऑनलाइन ट्रेड भी नहीं होता है। खुद हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आती है, सर आपके कोर्सेज में एनरोल करना है, हम उनको सारी ऑनलाइन जानकारी दे देते हैं, उसके बाद एनरोल एक भी नहीं हो पाता है। तो हमें समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन इस तरह से आप डील ही नहीं कर सकते हैं। तो भाई इसमें तो पूरे ही दक्षिण एशिया का नुकसान हो रहा है। अब उसके कारण दूसरे हैं, मैं आपको कमर्शियल एंगल पे बात हो रही है इसलिए मैंने सिर्फ एक हिंट देने के लिए बताया। समझ में आ गया आपको? तो बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन की वजह से ई कॉमर्स डिलीवरीज भी नहीं हो सकती हैं। यदि दक्षिण एशिया के सारे देश मिलकर यूरोपियन यूनियन का डिजिटल सिंगल मार्केट का मॉडल अपना लें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। इन सभी लोगों ने कोविड के लिए आपस में काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन किया, तो डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए ये कोलैबोरेट क्यों नहीं कर सकते? अगर शेयर्ड डिजिटल रेवोल्यूशन आएगी तो पूरे दक्षिण एशिया का जो ग्रोथ रेट आज बहुत लो हो गया, इंक्लूडिंग इंडिया, हम शायद उससे निकल कर एक यूटोपिया की तरफ बढ़ सकते हैं प्रॉस्पेरिटी के। बहुत अच्छा लिखा है, नया विचार है। आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं दक्षिण एशिया में, लेकिन इस कमर्शियल और ट्रेड एंगल में दम तो है। बताइएगा आपका क्या विचार है। ये हमारी समरी है, आपकी तरफ से क्या समरी है ज़रूर शेयर कीजिए। तो खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। इस तरह से ऐतिहासिक रूप से बड़ी बड़ी विभूतियों के नाम पर अब
पॉलिटिशियंस के नाम पे रखे अवार्ड्स को चेंज किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये तो एक अच्छा ट्रेडिशन होना चाहिए। ऐसे जितने भी पॉलिटिशियंस के नाम पे स्टेडियम्स हैं, अवार्ड्स हैं, हटाओ सबको, सब रखो असली खिलाड़ियों के नाम पे। सिर्फ वहाँ नहीं रुकना है, जितनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गए, जितने अलग अलग अपॉइंटमेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडीज में, सारे राजनेताओं को बाहर करो, सिर्फ ओरिजिनल खिलाड़ियों को रखो। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। हमारी महिलाओं ने कोशिश तो पूरी की, लेकिन फिर वो इमोशनल भी बहुत हो गई थी टेलीफोन पे, आपने देखा ही कॉल पर। सवाल ये है कि इन्होंने बेसिकली क्लियरिंग ऑफ द ग्राउंड का एक ऐसा काम किया है कि आने वाले समय में पीढ़ियां और खिलाड़ी जो होंगे वो इस चीज़ का पूरा पूरा लाभ लेके आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका रिलायंस को और फ्यूचर ग्रुप को देते हुए अमेजन की प्रार्थना को सही माना है कि द राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल वुड बी विथ अमेजन एंड नॉट विथ रिलायंस। तो फ्यूचर जो ये बोलता था कि अमेजन को, अभी अमेजन हमारा पहला इन्वेस्टर, लेकिन वो इस डील को नहीं रोक सकता वगैरह वगैरह, लंबी कॉर्पोरेट फाइट है। उसमें अभी रिलायंस का फ्यूचर के पूरे ऑफलाइन शॉप्स को अधिग्रहित करके अपनी चेन को अचानक से आगे ले जाने के प्लान में तेजी से एक ब्रेक लग गया है। इस वजह से कल रिलायंस के शेयर भी काफ़ी नीचे आए थे। शक्तिकांत दास साहब ने कहा है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अच्छा काम कर रहा है, पहले से तो बहुत ही अच्छा कर रहा है। आरबीआई की नई मॉनेटरी पॉलिसी जो अगस्त की आई उसमें कोई चेंज नहीं है, मोटे तौर पर वही 4 और 3.35% पे रेट्स रखे हैं। आरबीआई का यही कहना है कि हम अकोमोडेटिव स्टांस रखेंगे। 5.1 से ये हुआ। इन्फ्लेशन को लेके आरबीआई सीइंग थ्रू की बात कर रहा है। लोगों का कहना है कि कंटिन्यूसली अगर ये आपके रेंज के बाहर है तो फिर आपको कुछ तो करना पड़ेगा। भारत में वैक्सीनेशन की गति अच्छी चल रही है, लेकिन अगर प्रतिदिन 95 लाख वैक्सीनेशन नहीं हुए तो 31 दिसंबर का टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला है कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपको सारे ट्राइब्यूनल बंद करने हैं तो आप अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करते हो। आई बात समझ में। दूसरी जो बहुत मुझे अजीब बात लगी, मैंने सोचा नहीं था भारत में किसी दिन में ऐसी खबर पढ़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, मतलब सीधे चीफ जस्टिस साहब ने कहा, मतलब यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि सीबीआई और पुलिस को जब जज शिकायत करते हैं कि उनकी जान खतरे में है तो ये लोग कुछ करते ही नहीं है। आई मीन दिस इज समथिंग वेरी बिग। आने वाले समय में कुछ बड़ा होगा भैया, यानी कि हो सकता है जुडिशियल प्रोटेक्शन फोर्स वगैरह बने भारत में, क्योंकि जिस तरह अभी वो एक जज की हत्या जो हुई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनली उसका पूरा का पूरा चाल लिया। वो रिक्शे वाले ने मारा था ना, तो कह रहे हैं कि ये तो हत्या ही है, वो फुटेज से पता चला था। कोर्स में ज़रूर एनरोल कीजिएगा दोस्तों, आपको मज़ा आएगा। आपके समर्थन की अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब हम सोमवार को सेशन 45 के साथ फिर भेंट करेंगे। अभी तक के सारे सेशन अच्छे से रिवाइज कीजिए। साइट पे जाइए civils.pt एजुकेशन पे, आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।